अभी सेक्शन 9(5) पे हमारा बहुत बड़ा मतलब ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ये बहुत चैलेंज हो रहा है कि 9(5) सेक्शन है क्या। सेक्शन 9(5) व्हाट इज सेक्शन 9(5) ऑफ जीएसटी एक्ट? Basically, in this video, in whole video, we will completely analyze the section 9(5) of GST Act. तो आप क्या देखने वाले, क्या आप समझने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू? तो बेसिकली अब सेक्शन 9(5) है क्या और हमारा ये किस पे एप्लीकेबल होता है और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिस पे ये एप्लीकेबल होता है और ये ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो और हमारे इसको रिटर्न में हम इसको कैसे हम शो करते हैं, कौन से टेबल पे हम टेबल में शो करते हैं। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टू क्रिएट दिस वीडियो। सो तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन 9(5) जीएसटी एक्ट का होता ये है बेसिकली। तो गवर्नमेंट अगर कोई लाइक रैपिडो हुआ या कोई बेसिकली ये ई कॉमर्स ऑपरेटर पे एप्लीकेबल होता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, रैपिडो हो गया और ये रैपिडो हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया। तो दैट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। मीन्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स बेसिकली अपना एक इनका प्लेटफॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू होता क्या है कि एक सेलर होता है। इसके अंदर 3 पार्टियां होती हैं। एक सेलर होता है और जो गुड सप्लायर करता है, एक बीच में एक प्लेटफॉर्म मीडिएटर होता है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, एक रिसीवर होता है। सेलर, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है। एक सेलर, एक ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन ऑन दैट, एंड देन एक रिसीवर। मतलब रिसीवर मीन्स कि हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट और सर्विसेज। 9(5) बेसिकली ओनली एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज। ये कोई गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ये 9(5) इज ओनली फॉर द सर्विसेज। तो बेसिकली सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज पे होगा? तो अब जैसे एक कंपनी है, लाइक अब ये जैसे छोटे छोटे मोटे व्यापारी हैं, लाइक कोई किसी ने आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि सब अपनी लाइक किसी के पास अपनी टैक्सी है या अपनी बाइक है या अपना व्हीकल है, अपना ऑटो है। तो वो एक बीच में एक कनेक्ट होता है जो कि उससे क्या नाम है, जैसे रैपिडो से, ऊबर से, इनसे कनेक्ट करा लेते हैं बीच में। तो अब होता क्या है, वो रैपिडो, ऊबर इनको एक आईडी देती हैं, जनरेट करते हैं, तो उनके थ्रू उनका वो प्लेटफॉर्म, उनका जो ऑनलाइन ऐप में मतलब मोबाइल की ऐप में वो दिखता रहता है कि ये बेसिकली ये मतलब वो उनसे इंगेज हो जाते हैं और उनको अपना बिजनेस मिलने लगता है। सर्विस जो जिनके ओन व्हीकल्स होते हैं या लाइक बस हो गई, रेड बसेस हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर उस ऑनलाइन जो मोबाइल पे उस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, लाइक ऑनलाइन रैपिडो, देखो रैपिडो बहुत चल रहा है आजकल। रैपिडो हुआ, ऊबर हुआ, ओला हुआ, हाँ, और अर्बन क्लैब्स हुआ बेसिकली, और लाइक कोई भी मेक माई ट्रिप हुआ। तो ये बेसिकली 9(5) एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द सर्विसेज। जस्ट रिमेंबर इट, दिस इज नॉट फॉर ऑल द गुड्स, दिस इज नॉट फॉर द गुड्स। So guys, basically so we will we will continue about it. होता क्या है बेसिकली, एज पर द सेक्शन 9(5) ऑफ द CGST एक्ट, the government may on the recommendation on the council by notification specify category of services, the tax on interest rate of which the shall be liable to paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it। अगर कोई भी सप्लाई इसके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन सर्विसेज पे नोटिफाई कर सकती है कि कौन कौन सी सर्विसेज पे, जो कि सेक्शन 9(5)
एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 995 बेसिकली कोई इसका कोई रिवर्स चार्ज में नहीं है। ये ओनली खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेइंग टू द गवर्नमेंट ये शिफ्ट करी है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर से जो कि एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लाइक हमारे एग्जांपल में अगर हम कोई लाइक किसी की अपनी गाड़ी है तो वो जैसे प्लेटफॉर्म रैपिडो या ऊबर पे लगाता है, तो ऊबर क्या करती है, वो ऊबर को पकड़ते हैं, ना कि वो छोटे मोटे कस्टमर जैसे छोटे मोटे रिटेलरों को वो कहाँ ढूंढते रहेंगे गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि उन सर्विसों पे बेसिकली गवर्नमेंट वो करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी ईसीओ से। ईसीओ कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे लग रहा है होप कि आप सब कुछ के लिए आपकी क्लियर हो गया है आपको ईसीओ क्यों, कौन कौन ईसीओ क्या होते हैं और सर्विस रिसीवर क्या होते हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि ये बेसिकली रिवर्स चार्ज नहीं है, ये अंडर ये बेसिक ये ईसीओ क्या करता है कि सारी लायबिलिटी टैक्स की जो भी बिल रेज करता है वो जीएसटी की लायबिलिटी उसी के ऊपर होती है। सपोज 100 रुपये का बिल उसने रेज करा और उस पर 20 रुपये की जीएसटी है तो वो 20 रुपये ईसीओ पे करेगा, ना कि सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ हमारे एग्जांपल में? जिसकी हमारी या तो हमारा जिसकी हमारी बाइक जो बाइक की बाइक अपनी इंगेज कर रखी है, जिसने बाइक मतलब लगा रखी है जिसमें ऊबर में या रैपिडो में, है ना। तो ये बेसिकली या कार लगा रखी है उसके अंदर, तो वो सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया। वो सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं पे करेगा इसमें। इसमें ईसीओ मीडिएटर है बीच का, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई ईसीओ होगा तो वो रजिस्ट्रेशन अपना लेगा, है ना, वो मैंडेटरी है उसकी टर्नओवर के बेस के। ईसीओ को ही पकड़ लेंगे हम, ना कि हम छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर को पकड़ेंगे जो कि हमारी गाड़ियाँ चला रहे हैं इधर उधर। ठीक है जी, ईसीओ ओला उबर के थ्रू। अब ऐसे ही लाइक अर्बन अर्बन क्लैब्स एक ऐप है जो जिसमें कि मैकेनिक वो सब मिल जाते हैं आपको, हाउस कीपिंग वाले वो सब मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब छोटे मोटे वहाँ पे अपने जो भी ज़्यादा रिटेलर होते हैं वहाँ पे अपना इंगेज अपने आप को मतलब मैप कर लेते हैं वहाँ पे अपनी उनकी यूजर आईडी अपने आप उनके सिंक हो जाते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो वो बेसिकली वो पकड़ेंगे उन गवर्नमेंट टैक्स आती है उससे, जो कि रजिस्ट्रेशन ईसीओ जो ईसीओ से ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से टैक्स आती है, ना तो रिसीवर से। ईसीओ कलेक्ट करेगा रिसीवर से, जो रिसीवर बोले तो कंज्यूमर कस्टमर से वो रिसीव करेगा एंड गवर्नमेंट को पे करेगा मंथली बेसिस पे। ठीक है। तो ये कोई बेसिकली गवर्नमेंट ने कोई रिवर्स चार्ज में मैकेनिज्म में नहीं है। ये बेसिकली अपनी उन्होंने लाइबिलिटी को शिफ्ट किया है छोटे मोटे उससे छोटे मोटे जो भी हमारे छोटे मोटे जो इंगेज करते हैं पैसेंजर व्हीकल पैसेंजर का, है ना, तो उससे शिफ्ट करके ईसीओ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि मतलब आपको तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम गवर्नमेंट क्या नोटिफाई करती है, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है गवर्नमेंट जो करती है एक मिनट जस्ट वेट। अब अभी हम ये इसी सेक्शन से इसी मैंने मतलब आपके लिए ये सब पीपीटी बनाई है एक कि एक समराइज वे में कि ये सारे सेक्शन का कंक्लूजन है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि मतलब एनालिसिस करते हैं कि 95 के अंडर क्या क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाइड है। तो गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज दैट स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज मीन्स कि 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जो कि हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे अभी कि कौन कौन सी वो 3 सर्विस हैं जिसके अंदर जो जिस पे नया सेक्शन 95 एप्लीकेबल होता है। The tax on interstate of which shall be paid by the electronic commerce operator, ठीक है जी, if such services are supplied through it, ठीक है, and all the provision of this act shall be applied to such ECO as if he is the supplier liable for the paying the tax in relation to supply of such services where an ECO
doesn't have a physical presence in taxable in taxable territory। तो दोस्तों इन लाइनों का हम मतलब समझते हैं क्या है। तो अभी क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है उन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पे, जो कि जिसपे कि ईसीओ सर्विस पे, ईसीओ जिसपे कि जो भी सर्विस ईसीओ के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करी है उन पे ईसीओ सर्विस पे करे, टैक्स पे करेगा। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे टू सच ईसीओ। ईसीओ मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक रैपिडो, उबर, है ना, रैपिडो, उबर, एज इफ द सप्लायर लाइबल फॉर द पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई। जो कि आपको दोस्तों आपको सबको पता है कि ये जो आउटपुट लाइबिलिटी होती है टैक्स की वो सप्लायर पे होती है। तो इस केस में हमारा जो लाइबिलिटी वो शिफ्ट हो गई है, वो शिफ्ट हो गई है ईसीओ पे। ठीक है, वेयर द ईसीओ डजंट हैव द, अगर ईसीओ के ईसीओ वेयर एंड ईसीओ डजंट हैव द फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी इज इन इंडिया। अगर इंडिया में उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो तो क्या करेगा, एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच ईसीओ फॉर एनी पर्पस इन 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 द टैक्सेबल टेरिटरी शेल बी लायबल टू पे टैक्स। कोई भी पर्सन होगा जो ईसीओ से ईसीओ को रिप्रेजेंट करता है वो टैक्स पे करेगा। वेयर एन ईसीओ डजंट हैव फिजिकल प्रेजेंस देन ईसीओ शेल अपॉइंट ए पर्सन। अगर लाइक ऊबर है ना, ओला तो इंडियन कंपनी है, ऊबर है बाहर की कंपनी है। तो ऊबर कहती है कि भाई मेरा मेरा तो यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो वो ऑनलाइन अपना पोर्टल पे काम करूंगी, है ना, मैं मेरा कोई फिजिकल यहाँ पे ना मेरा रजिस्ट्रेशन है ना मेरा कुछ रजिस्ट्रेशन है, मतलब ना मेरा कोई यहाँ पे सेटअप है। तो ऑनलाइन में काम करूंगी। तो ऊबर ने क्या कर रखा था पहले कि अपना सारा जो कस्टमर सपोर्ट है वो आउटसोर्स कर रखा था, है ना। तो आउटसोर्स कर रखा था तो ऊबर को कैसे पकड़ा जाए, वो तो गवर्नमेंट ने ये वाला क्लॉज जो लाया है ऐसे ही केस के लिए लाया है कि वेयर एन ईसीओ डजंट हैव फिजिकल प्रेजेंस देन ईसीओ शैल अपॉइंट ए पर्सन। तो वो ईसीओ ऊबर अपना एक यहाँ पे एक पर्सन अपॉइंट करेगा जो कि लाइबल होगा टैक्स के लिए, तो सो दैट की टैक्स की चोरी ना हो, है ना। तो व्हाट इज ईसीओ गवर्नमेंट, आपको अभी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि ईसीओ कौन क्या क्या है, कौन कौन होते हैं। ईसीओ बेसिकली होते हैं गवर्नमेंट टैक्सेशन लैंग्वेज। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ईसीओ इन टैक्सेशन इन जीएसटी लॉ, display product as well as services which are actually supplied by some other persons to consumers on their electronic portal। The consumer buy such goods service through these portals। ओके, कंज्यूमर इस पोर्टल के थ्रू सर्विसेज खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा और कंज्यूम करेगा। सप्लायर इस पोर्टल के थ्रू अपना गुड्स को पब्लिश करेगा, गुड्स को सेल करेगा, राइट। अल्टीमेटली जो तीन सर्विस, अब हम आगे चलते हैं, तीन सर्विसेज हैं नोटिफाइड सर्विस जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हैं। देयर आर थ्री फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ कवर्स अंडर दिस सेक्शन। तीन तरह की सर्विसेज हैं दोस्तों। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एज रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल। तो ये दोस्तों पहला पॉइंट तो हो गया ओला उबर के लिए, है ना। चाहे ओला उबर रजिस्टर्ड है कि कंपनी, लाइक जो भी सर्विस जो इसको सर्विस दे, मतलब जो भी यहाँ पे इन पोर्टलों पे ओला उबर पे जो सर्विस अपनी मतलब उसके थ्रू सर्विस दे रहा है, सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज अगर बेशक रजिस्टर्ड है या नहीं भी रजिस्टर्ड है, तो ऑल केस में, सब केस के अंदर ये रेडियो टैक्स, ये ईसीओ अपना टैक्स देगा। ठीक है जी, ईसीओ टैक्स पे करेगा, ईसीओ टैक्स पे करेगा। ये टैक्स होता है 5%, 2.5% जीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, वो एक अलग वो टैक्स उस रेट पे वो ईसीओ टैक्स पे करेगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इस केस में
दोस्तों ध्यान रखना, पहले पॉइंट में चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है ना, सप्लायर जो इसके थ्रू वो कर रहा है, ओला उबर के थ्रू जो भी सप्लाई अपनी दे रहा है, मतलब जो भी सर्विसेज दे रहा है, तो सब केसों में ईसीओ ही सर्विस जीएसटी जीएसटी टैक्स की पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। ईसीओ ही लाइबल है पेमेंट करने के लिए, ठीक है जी। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, मोटरसाइकिल में बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, लाइक जैसे कि जो जोमेटो वगैरह पे अपना वो सर्विसेज देते हैं ना, बाइक वगैरह राइडर्स होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। सेकंड पॉइंट, मुझे लग रहा है पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स एंड अदर कमर्शियल प्लेसेस मींट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस। जो गेस्ट हाउस, होटल्स, क्लब्स एंड जो कमर्शियल प्लेसेस हैं जो कि बने हुए हैं रेजिडेंशियल और लॉज पर्पस के लिए, तो वो सर्विसेज भी नोटिफाई हैं इसमें, उस केस में भी ईसीओ पे करेगा, है ना। इस केस के एग्जांपल क्या है, मेक माई ट्रिप हो गया, है ना, गो आईडीबीओ, गो मतलब जो भी है वो गो आईडीबीओ जो चल रहा है ना। तो एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द 22(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इस अगर देखो दोस्तों, पहले और दूसरे पॉइंट में फर्क ये है कि दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट अगर मेक माई ट्रिप और उसके मेक माई ट्रिप गो आई गो, मेक माई ट्रिप हो गया एक, जैसे लाइक एक मेक माई ट्रिप का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेक माई ट्रिप के केस में क्या, कोई भी अगर होटल उसमें सर्विसेज दे रहा है अपने उसके थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू, है ना, मेक माई ट्रिप के थ्रू अगर कोई भी होटल सर्विसेज दे रहा है, तो कोई भी अगर बड़ा होटल है, तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो खुद ही वो पे करेगा, तो खुद ही लाइबल है। अगर देखते हैं ना, एक्सेप्ट वेयर द सप्लायर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अगर वो खुद ही लाइबल है, मतलब वो उसने खुद रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी उसी के ऊपर है, तो उस केस में सप्लायर ही बाउंड है टैक्स पे करने के लिए, अपने कंप्लायंसेस के लिए। और दूसरे केस में अगर ये सेकंड पॉइंट खाली उनके लिए है जो कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको अब जैसे मेक माई ट्रिप पे आप जैसे हम जैसे कस्टमर अगर पहुंच जाएं, तो गवर्नमेंट कहाँ किस किस को पकड़ेगी, तो वो कहती है कि मेरे को मेक माई ट्रिप से ही मैं लूंगी, वही ईसीओ पोर्टल पे काम कर रहा है अपना, वही आगे पे करेगा, ठीक है ना। वही उस केस में वो लाइबल है, अगर अनरजिस्टर्ड कोई भी पर्सन है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो अगर देखो ये कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो खुद पे करेगा। तो पहले पॉइंट में था कि अगर रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, हर एक के केस में खाली इश्यू पे करेगा। देखो दोस्तों ध्यान से समझो, पहले और दूसरे पॉइंट में फर्क है ना। इसमें हर केस में पहले पॉइंट में था कि रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो तो ईसीओ ही करेगा, ईसीओ ही लायबल है पेमेंट के लिए, जीएसटी के लिए। दूसरे दूसरे पॉइंट में है अगर अनरजिस्टर्ड है, जो कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, तो अनरजिस्टर्ड के केस में तो ईसीओ करेगा। अगर अनरजिस्टर्ड का जो जो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड के केस में सप्लायर पे करेगा जीएसटी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग such as plumbing, carpenting, etc., where the person supplying such services is liable for the registration under section 22(1) of CGST Act. That the one example I'll take for it, like urban clubs, urban services by way of हाउसकीपिंग की सर्विसेज मिलती है वहाँ पे, सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग। तो अब जैसे वो छोटे मोटे लाइक वर्कर्स हैं, कारीगर्स हैं, जो अपना प्लम्बर हैं, तो वो अब कहाँ, उनके पास रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है, तो वो क्या करती है कि इस केस में ईसीओ पे करेगा, ये ईसीओ के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। अगर
अगर कोई लाइक उस पे कोई अपना बिजनेस है, प्राइवेट एंटिटी है या कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल, तो उसके लिए रजिस्टर्ड पर्सन खुद पे करेगा, ना कि ईसीओ करेगा। सेकंड और थर्ड पॉइंट का कंटेक्स्ट दोनों का सेम है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ईसीओ पे करेगा, अगर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो ईसीओ पे करेगा, अगर अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है तो रजिस्टर्ड सप्लायर ही पे करेगा अपना। ठीक है जी। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको वन सेक्शन 95 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हैज बीन क्लियर्ड। अब कुछ और इसके लिए, क्योंकि इसको बेसिकली आगे का प्रोसेस ये है कि इसको रिटर्न्स में हम कैसे दिखाते हैं, रिटर्न्स में हम टेबल नंबर 14 में इसको दिखाते हैं। 14 का टेबल नंबर क्लॉज नंबर 2 में 95 की टैक्सेबल सेल की हमने कोई भी सप्लायर है उसके थ्रू, अगर ई कॉमर्स के थ्रू कोई सप्लाई लाइक रैपिडो, उबर या इनके थ्रू कोई भी सेल कर रहा है, तो वो सेक्शन 14 मतलब टेबल नंबर 14 ऑफ जीएसटीआर 1 क्या जीएसटीआर 1 रिटर्न है, उसमें हमें शो करने होता है जो कि सप्लायर है, जो कि सर्विसेज का सप्लायर, उसके थ्रू हमने ईसीओ के थ्रू क्या सप्लाई, ईसीओ के थ्रू कितनी टैक्सेबल वैल्यू की सप्लाई करी, क्या जीएसटी लगा, क्या टैक्स लगा, वो सब एक सर्विस प्रोवाइडर को, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको शो करना होता है अपने रिटर्न में, टेबल नंबर 14 में, 14 के टेबल नंबर 2 क्लॉज में, सेकंड क्लॉज में। दोस्तों आप वहाँ पे रिटर्न्स में देखोगे, अगर उसके लिए कुछ और भी आपको क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। माई 98 my contact number is 9810883702. My email ID is this. दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप मतलब आपको सब कुछ समझ में आया होगा सेक्शन 95 का, क्योंकि ये बहुत चैलेंज चल रहा है। अब ई कॉमर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो लोगों को पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि आई नीड टू मेक ए वीडियो ऑन इट एंड स्प्रेड माय नॉलेज टू यू ऑल गाइस। इफ अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। माय माय फर्म नेम इज कुमार सौरभ एंड कंपनी, देन तो लाइक करो कुमार चार्टर्ड एंड कंपनी। तो वी आर बेसिकली टीम्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ऐसे ही अपडेट हम आपके लाते रहेंगे। ओके फाइन, थैंक यू।